हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे 5 से 9 अक्टूबर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, सीख लेते हैं इनको। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसको भी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। और ये जो पहला LCH है, पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसका नाम रखा गया LCH प्रचंड। अब बाहरी देशों के द्वारा इसको खरीदने की होड़ लगने वाली है और ये इंडिजिनस है, स्वदेशी रूप से बनाया गया पहला LCH है भारत का। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरह ये काम करता है। ठीक है, ये तो करंट वाली न्यूज हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग LCH के बारे में देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, क्या इनकी खास बात है। सबसे बड़ी खास बात है ये उच्च ऊंचाई के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल है और ये दुनिया का एकमात्र फाइटर हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हथियार भी ले जा सकता है और ईंधन भी ले जा सकता है। इतना क्लियर है। और इनको HAL के द्वारा बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। इन LCH में रेडार एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। रेडार से पकड़ा नहीं जा सकता है, यानी एक तरह से स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करते हैं। क्रैश प्रूफ स्ट्रक्चर भी है इनका, क्रैश प्रूफ संरचना इनकी बनाई गई है। कम से कम इंसान बचा तो रहेगा, पायलट बचा रहेगा, मरेगा नहीं। जो भी MiG-21 के साथ हो रहा था, MiG-29 के साथ हो रहा था, है ना, MiG-17 के साथ हो रहा था, इनसे बहुत क्रैश हो रहा था, बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे। अब इनको तो ख़त्म करने की बात की जा रही है ना, 2025 तक इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब एंट्री किसकी हो गई है, LCH की हो गई है। LCH की भी एंट्री हो रही है और LCA की भी एंट्री हो रही है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। 65% इंडियन नेवी में इंडक्ट किए जाएंगे और 97% आर्मी में इंडक्ट किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। जिसमें से आपने इंडियन एयरफोर्स का पहला देख लिया LCH, जिसका नाम है प्रचंड। ठीक है, MiG-17, MiG-21 इन सबको 2025 तक हटाया जा रहा हो जाएगा था ना। चलिए दूसरा टॉपिक देखिए, अल्जाइमर रोग। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इसके इलाज के लिए अभी एक दवा की खोज की गई है जिसका नाम है लेकेनमेब। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में लेकेनमेब नाम की एक दवा है, ये किस रोग के इलाज के लिए बनाई गई है। अल्जाइमर लगा देना। अल्जाइमर समझते हैं ना, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, ब्रेन की जो सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है। आपने डिमेंशिया रोग के बारे में सुना होगा। डिमेंशिया रोग इसी का नेक्स्ट लेवल वाला रोग होता है, इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, हम लोग न्यूरॉन पढ़ते हैं ना। न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोटीन्स के द्वारा होता है। इसी से इंसान की याददाश्त बनी रहती है, इसी से वो कोई भी डिसीजन ले पाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोटीन ऐसे आ जाते हैं जो इस कम्युनिकेशन को बाधित करते हैं। इस प्रोटीन का नाम है ताऊ। ताऊ याद रहेगा। ताऊ एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्रेन में एक दूसरे से संवाद जो करते हैं न्यूरॉन, इस संवाद को ये ब्रेक करता है, बाधित करता है, ताऊ नामक ये प्रोटीन। ठीक है, और इसका कोई ज्ञात इलाज है नहीं अभी अल्जाइमर का। हो जाएगा था ना। चलिए तीसरा टॉपिक देखिए, वर्ल्ड हैबिटाट डे। हैबिटाट यानी आवास। आवास भी सभी का मूल अधिकार होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ऐसा यूनाइटेड नेशंस भी मानता है। हर साल अक्टूबर महीने का जो पहला सोमवार होता है इसको वर्ल्ड हैबिटाट डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे थीम देखिए, इस बार की थीम है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, यानी दूरी का ध्यान रखो, किसी को पीछे मत छोड़ो और पीछे मत करो। ये इस बार की थीम है, 2022 की थीम है। और आवास सभी का मूल अधिकार होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी काम कर रही है। जैसे आप PM आवास योजना पढ़ते हैं, PM स्वनिधि योजना पढ़ते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसी तरीके की तमाम योजनाएं चल रही हैं जो कहीं ना कहीं आजीविका और आवास से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है यूकिंग तांग को। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के। ये मेल नहीं है, फीमेल है। रामानुजन साहब को पूरी दुनिया जान ही रही है। ये पुरस्कार इन्हीं की मेमोरी में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष या फिर इससे कम के व्यक्तियों के लिए दिया जाता है, क्योंकि इनकी खुद मृत्यु हो गई थी 32 साल में, है ना। तो यहाँ पे यूकिंग तांग का नाम याद रखें। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं श्रीनिवास रामानुजन साहब के बारे में। जन्म इनका चेन्नई में हुआ था,
इलिप्टिकल फंक्शंस ये बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी जाने रहिए इन्होंने काम किस पे किया। हाइपरसोनिक सीरीज, यूलर कांस्टेंट और पाई की अनंत श्रेणी। अगर आपने मूवी देखी हो रामानुजन तो इसको दिखाया गया है उसमें। इसी के चलते रामानुजन साहब फेमस हुए थे, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इसी क्रम में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। और एक संख्या है 1729 1729। ये रामानुजन संख्या बोला जाता है, इस संख्या को रामानुज संख्या बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इस पर नहीं चर्चा करेंगे, बस जाने रहिए 1729। चलिए, विश्व शिक्षक दिवस, हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पढ़ते हैं 5 सितंबर को। अब यहाँ पे देखिए, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर आपने देखा नेशनल और 5 अक्टूबर देखा वर्ल्ड। यूनिसेफ, यूएनडीपी, आईएलओ, यूनेस्को एक साथ मिलकर विश्व शिक्षक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस बार की जो थीम है वो है शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर्स। ठीक है, 5 अक्टूबर याद रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी मेमोरी में मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। चलिए, यहाँ पे एनडीएमए के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका भी हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया। इसके चलते हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थापना दिवस कब मनाते हैं ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस संस्था के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए ये टॉप स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी सांविधिक बॉडी है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर सांविधिक बॉडी क्या होती है, हम लोगों ने इसको एक वीडियो में किया था, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। तो आपको सभी तरीके की बॉडी जो होती हैं, संस्थाएं होती हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका गठन किया गया था 2006 में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इस एक्ट के बारे में पूछा जाता है, याद रखें 2005 का एक्ट था। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पे एनडीएमए काम करती है और राज्य स्तर पर एसडीएमए काम करती है यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसको जो चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, पीएम साहब करते हैं। चलिए, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका भी स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद, CISR सबसे बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट की संस्था है भारत की। पहली चीज़, अनुसंधान और विकास का एक सबसे बड़ा संगठन है। स्थापना 1942 में की गई थी। हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ही काम करती है। इसके क्षेत्र बहुत वास्ट हैं, ये बहुत क्षेत्रों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, R&D करती है। जैसे स्पेस फिजिक्स हुई, समुद्र विज्ञान हुआ, भूभौतिकी हुई, जीनोमिक्स हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी हुई, एरोनॉटिक्स, ये सब जो सब्जेक्ट हैं इन पे ये काम करती है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो PM साहब ही होते हैं। हो जाएगा। चलिए, मिड डे मील स्कीम यहाँ पे क्या न्यूज में है अभी, इसका नाम बदल गया है, अब इसका नया नाम है PM पोषण योजना। करंट की बातें देखते हैं, करंट में क्या चल रहा है। प्रति बच्चा खाना पकाने की जो लागत है वो 9.6% से यहाँ पे बढ़ोतरी कर दी गई है, इसकी मंजूरी मिल गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी तक जो था वो क्लास 1 से लेके 5 तक में खाना पकाने की जो लागत आती थी प्रति बच्चा वो 4.97 आती थी, 4.97। ये डेटा बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, बिल्कुल काम की नहीं है। यहाँ पे जो करंट में न्यूज़ है बस उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इस स्कीम के बारे में देखेंगे, वो फैक्ट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और यहाँ पे अगर क्लास 6 से लेकर 8 तक की बात करें तो यहाँ पे 7.45 प्रति बच्चा लागत आती थी। ये पुराना डेटा है। अभी जो 9.6% बढ़ोतरी हुई है वो देखते हैं कितना हुआ। यहाँ पे आपने क्लास 1 से लेकर 5 तक देखा 4.97 ये प्रति बच्चा था, प्रति चाइल्ड। अब इसको बढ़ा के कर दिया गया 5.45 और क्लास 6 से लेकर 8 तक 8.17 कर दिया, जो पहले 7.45 था। इतना ठीक है, ये डेटा याद नहीं रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। मिड डे मील स्कीम को रन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका पुराना नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। विश्व का सबसे बड़ा भोजन कार्यक्रम है मिड डे मील। क्लास 1 से 8 तक के लिए या फिर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, हर बच्चे को पका हुआ भोजन दिया जाता है। चलिए, एक होमवर्क बताइए, किस राज्य ने मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता योजना का भी शुभारंभ किया है।
ठीक है, इतना हो जाएगा। नया नाम आपने देख लिया पीएम पोषण, अब मिड डे मील नाम नहीं रहा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 इंदौर के बारे में देखिए, लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इसको सम्मानित किया गया। 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में ये उभरा है। और यहाँ पे 5 स्टार सर्टिफिकेशन किस किस को मिला है? सूरत, भोपाल, मैसूर, नई मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति। ठीक है, ये 5 स्टार सर्टिफिकेशन के हैं। 7 स्टार सर्टिफिकेशन किसको मिला? इंदौर को। स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन कब से किया जा रहा है? 2016 से। 2016 से। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये किस किस को मिला है अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहले देखते हैं 1 लाख प्लस आबादी जिन शहरों की है उसमें किस किस को मिला है। पहला स्थान इंदौर का है, दूसरा स्थान सूरत का है और तीसरा स्थान नई मुंबई का है। इसमें सबसे पीछे जो स्थान रहा है वो है गोरखपुर का। ये यूपी से है तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना गोरखपुर के बारे में। 1 लाख प्लस आबादी में सबसे नीचे का जो स्थान है, सबसे पीछे जो स्थान है वो गोरखपुर का है। बाकी ये टॉप 3 भी याद रखें, टॉप 3 भी याद रखें। अब यहाँ पे देखते हैं 1 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं इनमें किसको मिला। पहला स्थान है पंचगनी का, महाराष्ट्र का है। दूसरा है पाटन का, छत्तीसगढ़ का है। और तीसरा है कराड़, ये महाराष्ट्र का है। और इसी क्रम में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे पिछला स्थान है बाई का। एक शहर का नाम है बाई, महाराष्ट्र का शहर है, ये सबसे पीछे है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में। अब यहाँ पे देखते हैं बेस्ट गंगा टाउन। बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला है हरिद्वार को। फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला है शिवमोग्गा। शिवमोग्गा को, ये कर्नाटक का शहर है। सबसे स्वच्छ स्टेट, सबसे क्लीन स्टेट का दर्जा मिला है मध्य प्रदेश को, सुपर इम्पोर्टेंट। दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ को और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र को। ये ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है। और ये सबसे स्वच्छ राज्य की कैटेगरी है जिस राज्य में 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, यानी शहरी स्थानीय निकाय। जिस राज्य में 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसमें पहला स्थान त्रिपुरा का है, दूसरा स्थान झारखंड का है और तीसरा स्थान उत्तराखंड का है। अब इन डेटा को बार बार देखना पड़ेगा तब याद होगा, एक बार से तो होता नहीं है, तो रिवाइज करते रहना। PDF आपको मिल ही जाती है महीने की और क्वेश्चन यहीं सबसे आते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना। ये सप्तकोसी नदी जो है वो कहाँ पे बहती है? ये नेपाल की नदी है और इसी नदी को भारत में कोसी नदी के नाम से जाना जाता है, सप्तकोसी को ही। ये जो प्रोजेक्ट है अभी प्रपोज्ड है, बना नहीं है, इसी नदी पर ये प्रपोज्ड है। इस परियोजना पर आगे काम करने के लिए भारत सहमत हो गया है, इसी के चलते न्यूज़ में थी। ठीक है, तो ध्यान रखना सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 साल में 2 बार मनाया जाता है, मई में और अक्टूबर में। ठीक है, बाकी ये सब डेट याद नहीं रखना है, ये नहीं पूछा जाएगा। इस बार की थीम इम्पोर्टेंट है, थीम है प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन की वजह से जो पक्षियों को नुकसान हो रहा है ये इसी पे बेस्ड है। भारत भी प्रवासी पक्षियों का एक अस्थायी घर है। ये प्रवासी पक्षी जैसे अमूर फाल्कन्स हुआ, क्रेन्स हुआ, ये मराइन टर्टल्स हुए। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो यहाँ पे एक साथ लिख लें, 24 जनवरी और 11 अक्टूबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की जो थीम है इस बार की, हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य, यानी अवर टाइम इज़ नाउ, अवर राइट अवर फ्यूचर। इतना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है पूर्व जर्मन चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। विश्व कपास डे, वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, 7 अक्टूबर। भारत की क्या स्थिति है कपास को लेके? भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कपास का और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वन्य जीव सप्ताह ये कब मनाया जाता है? ये हर वर्ष 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? 1972। फॉरेस्ट एक्ट कब का है? 1980 का। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? 1986 का। बायोडाइवर्सिटी एक्ट यानी जैव विविधता जो अधिनियम है वो कब होता है? वो कब का है? 2002 का। ठीक है, तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। ये कहाँ से कहाँ चलेगी?
मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद, ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। पहली स्वदेशी LCH, इसको तो देख लिया हम लोगों ने, प्रचंड को। युवा 2.0 स्कीम, ये किससे संबंधित है? एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म जाने रहिए। फुल फॉर्म है यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। स्वच्छ भारत दिवस, स्वच्छ भारत दिवस, गांधी जी 2 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री साहब की भी होती है ना। चलिए, RRBs यानी ग्रामीण बैंक के पास कितनी कम से कम पूंजी होना चाहिए जिससे वो स्टॉक मार्केट में अपने आप को, खुद को लिस्ट कर सकें? उनका कैपिटलाइजेशन कम से कम 300 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, 300 करोड़ का। अंकटाड के अनुसार इंडिया की GDP जो है वो कितना प्रोजेक्ट की गई है, अनुमान कितना लगाया गया है? 5.7%, ये अंकटाड के अनुसार है। ऑप्टिमस, ये क्या है? ऑप्टिमस एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड है, ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये किस कंपनी ने बनाया है? ये टेस्ला ने बनाया। टेस्ला के मालिक कौन है? एलॉन मस्क साहब है ना। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स थे। कल आपको वीडियो मिलेगा नोबेल प्राइज़ पर, उस वीडियो में सिर्फ नोबेल प्राइज़ पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।